हमारे पास इस वक्त 25,000 बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। एंड हमारे जितने भी डिसिप्लिन्स हैं दे आर ऑल प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स। ज़्यादातर सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहाँ पे हमारा फोकस रहता है, जो एजुकेशन हम बच्चे को यहाँ दें। पर जो मैं आपको बता रहा था ऑब्जेक्टिव, ये शुरू तो इस ऑब्जेक्टिव से हुआ था कि बच्चा यूपी छोड़ के ना जाए पढ़ाई के लिए, पर आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा यूपी छोड़ के ना जाए एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी। वो जो यूपी बढ़ रहा है आगे, उसमें यहीं पे रह के उसको ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो यहाँ पे रह के जॉब कर सके, अपने इस बढ़ते हुए यूपी में अपना योगदान दे सके, और जैसे उसको अपना घर कभी छोड़ना ना पड़े। हिंदुस्तान के महाब्रांड्स के इस एपिसोड में आज जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं वो एक मिलेनियल हैं। उन्होंने पिछले 9 साल में एक ज़बरदस्त कारोबार स्थापित किया है, और यह सिर्फ एक ही क्षेत्र में नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका नाम है, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में इनका नाम है, ऑटोमोबाइल में और रियल एस्टेट में। तो आइए मिलते हैं श्री विराज सागरदास जी से, जो एक लेगेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके ग्रैंडफादर चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उनके फादर पॉलिटिशियन के साथ साथ एक बहुत अच्छे स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिन्होंने बहुत बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इस शहर को दी। और विराज सागरदास के बारे में एक और चीज़ जानी जाती है कि ये खुद भी एक स्पोर्ट्समैन हैं और अच्छे स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं। तो आइए आज मिलेंगे हम विराज सागरदास जी से। विराज जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम, और हिंदुस्तान के लिए आपने वक्त निकाला और यहाँ आए, और इस हिंदुस्तान के महाब्रांड्स के एपिसोड में आप फीचर हो रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा। इट इज़ मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपनी बात रख सकता हूँ, सबसे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो थैंक यू सो मच। आई थिंक हिंदुस्तान का ये एक तरीके से ध्येय रहता है कि मिलेनियल्स और जो बिज़नेस फैमिलीज़ हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर हो इस फोरम में, और उनसे बात करें जिसमें हमारे दर्शक ये समझें और जानें कि कैसे एक बिज़नेस बिल्डअप किया जाता है, क्या लेगेसी होती है, लेगेसी को कैसे कैरी किया जाता है। तो जब बात लेगेसी की आती है तो मेरे ख्याल से लखनऊ में कुछ चंद ही परिवार ऐसे होंगे जिनकी ऐसी लेगेसी हो। आपके ग्रैंडफादर चीफ मिनिस्टर थे, फादर एक पॉलिटिकल फिगर के साथ साथ स्पोर्ट्स में उन्होंने बहुत कुछ किया इस प्रदेश के लिए, देश के लिए, बैडमिंटन में, टेनिस में, और साथ में लखनऊ में कई तरीके के बिजनेसेस इस्टेब्लिश किए, जैसे कंस्ट्रक्शन में है, और सबसे बड़ा तो आपका एजुकेशन कोर एरिया है, देन हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल। जब फादर की आपके बात करता हूँ तो मुझे याद आता है, मैं भी उनसे मिला हुआ हूँ। अचानक वो चले गए थे और आप सिर्फ उस समय 23 वर्ष के थे, 23 साल के थे। तो कैसा आपको फील हुआ, और कितनी बड़ी लेगेसी आपने जो फादर और ग्रैंडफादर ने बनाई थी उसको पिछले 9 सालों में आप बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करके आगे ले गए? इसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसा आपने बताया, मेरे ग्रैंडफादर चीफ मिनिस्टर थे। हमारी परिवार पिछले 50 सालों से काम कर रहा है। मेरे फादर जो इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली असेंबली थी जी उत्तर प्रदेश की, उसके मेंबर थे, और लगातार वो 1985 जब उनकी डेथ हुई तब तक वो जनता की सेवा करते रहे। उसके बाद मेरे पिताजी लगातार जनता की सेवा करे। तो हम लोग हमारे परिवार का जो माहौल है वो हमेशा ऐसा ही था कि जनता की सेवा करनी है। फिर मेरे फादर ने अपना बिजनेस स्थापित करा 1997 में। आज हमारा बिजनेस बीबीडी ग्रुप जो है 30 साल पुराना है जी। पर अचानक 2017 में जब मैं 23 साल का था, मेरे फादर को चल बसे। अप्रैल की बात है, 12 अप्रैल को। तो मेरा लॉ उसके 6 महीने ही पहले मैंने अपना लॉ कंप्लीट करा था, और मैं लॉ प्रैक्टिस करा था दिल्ली हाई कोर्ट में। तो अचानक उनकी डेथ हुई, और उसके बाद मैं और मेरी मदर अचानक लखनऊ आए। तब हमने अपना बिज़नेस संभाला। पहले तो हमने सीखा कि जाना कि क्या है जी। और उसमें जो आपने लेगेसी की बात करी, मेरा मानना है लेगेसी की सबसे बड़ी चीज़ है वैल्यू, कि वैल्यू से लेगेसी बनती है। और ये वैल्यू हमें बचपन से सिखाई गई कि सबसे पहली वैल्यू है ट्रस्ट, भरोसा, दूसरा ऑनेस्टी, और फिर कमिटमेंट। तो जब मैं यहाँ लखनऊ आया, मेरा पहला फोकस था कि कैसे मैं अपने जो इतने परिवार हमारे साथ काम कर रहे हैं उनका
उनको ये भरोसा दिला सकूं कि जिस तरीके से वो मेरे फादर पे डिपेंड कर सकते थे उसी प्रकार से वो मुझ पर डिपेंड कर सकते हैं, और उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आज अचानक जिस व्यक्ति के साथ वो इतने सालों से जुड़े हुए हैं वो अचानक एक सेकंड में नहीं रहा जी। तो उनको कहीं पे उनको कोई परेशानी ना आए, उनके घर में कोई, क्योंकि जाहिर सी बात है जितना हम घबराए थे उतना ही वो घबराए। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाता है बिल्कुल। क्योंकि ही वाज लाइक अ गार्जियन टू एवरीवन। यस यस। यस बिल्कुल। तो हमारे यहाँ हमें मेरे पिताजी ने जिस तरीके से इस कंपनी को बनाया, एक परिवार की तरह बनाया। हम अपने आप को एक बड़ा बीबीडी परिवार कहते हैं जी। तो सेंस ऑफ गार्जियन, सेंस ऑफ लाइक एन एल्डर ब्रदर ही वॉज, हर जना उनसे कनेक्टेड था। आज भी मैं जब अपने लोगों से बात करता हूँ जो हमारे यहाँ, आप मानेंगे नहीं, हमारा एक काफ़ी जने हैं जो 30-30 साल से हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं। काफ़ी जने जिनके अब बच्चे हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो सबकी बड़ी फॉन्ड मेमोरीज है मेरे फादर की। तो वो भरोसा जीतना और उसी वैल्यू को कंटिन्यू करना कि उनको ऐसा ना फील हो कि अब जो नई जनरेशन आई है या मैं आया हूँ तो मैं परिवार का हिस्सा नहीं हूँ या मैं एक बॉस की तरह वहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए मेरा पहला फोकस था जब मैंने 2017 में अपना बिजनेस देखना स्टार्ट करा था। आपने शानदार ये 9 साल आगे ही ले गए आप बिजनेस को और आज नए मुकाम कायम कर रहे हैं। आपकी मदर का क्या रोल था इन 9 सालों में आपकी सक्सेस के पीछे? मैं कहूँगा सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी मदर थी। वो एक पिलर की तरह, एक रॉक की तरह उन्होंने मुझे सपोर्ट करा। आज भी एक रॉक की तरह वो मुझे सपोर्ट करती हैं, और सिर्फ सपोर्ट नहीं करती, वो खुद में अपने आप में बिज़नेस में काफ़ी एक्टिव है। वो खुद सारे ऑपरेशंस में इक्वली एक्टिव रहती हैं, रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। तो उनकी मेहनत है और उनका फोकस है कि आज मेरे फादर के बाद भी 9 साल हमने इस बिज़नेस को सिर्फ संभाला नहीं, हम इसको आगे लेकर गए और अब इसको अच्छा कर रहे हैं। और आज शहर में भी और लखनऊ के बाहर भी हमने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। जी। नहीं, बहुत ही एक बड़ी हिम्मत वाली स्टोरी है, और खासकर मदर का सपोर्ट जो आपने मेंशन किया, उसके बिना शायद भारत में आप आगे नहीं बढ़ सकते। और खासकर आप जिस सिचुएशन में थे उसमें तो उनका रोल बहुत ही ज़बरदस्त था। ये बताइए कि एक और आपकी पहचान है कि सबसे पहले एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्थापित हुई उत्तर प्रदेश में। इनफैक्ट पहले गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते थे और जिसमें सीटें बहुत कम होती थी, और यूपी में तो बहुत कम थे, ज़्यादातर लोग साउथ में जाके पढ़ते थे। तो ये कैसे ये इस यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुई और कैसे ये मुकाम मिला इस यूनिवर्सिटी को कि अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पे नहीं जा रहे हैं तो बीबीडी में एडमिशन हो जाए तो सब बढ़िया है। दिस इज़ वेरी गुड। सो ये मेरे ख्याल से पिछले 20 सालों से तो ऐसा है, 20-25 सालों से। इसके पीछे की क्या इंस्पिरेशन है, क्या स्टोरी है, वो शेयर करें। 97 में हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ था। जब हमारा कॉलेज बीबीडी नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ था 97 में, तब वो पहला प्राइवेट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट था लखनऊ का। मेरे फादर और मदर का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारे बच्चे जो एक अच्छी प्रोफेशनल एजुकेशन चाहते हैं उनको यूपी छोड़ के साउथ जाना पड़ता था देखते, मगर उनका गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हुआ। तो हम एक ऐसा इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करना चाहते थे जहाँ पे उनको क्वालिटी एजुकेशन और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन उनके उत्तर प्रदेश लखनऊ में मिले। वहाँ से हमने बीबीडी की फाउंडेशन रखी थी और 2012 में बीबीडी यूनिवर्सिटी बना, जहाँ पे इसमें मल्टीपल और कोर्सेज हमने ऐड करे। हमारे पास आर्किटेक्चर का कोर्स है, आर्किटेक्चर, डेंटल, होटल, कितने कोर्सेज होंगे ओवरऑल? हमारे पास लगभग 10 डिसिप्लिन्स हैं, अराउंड 10 डिसिप्लिन्स हैं। और हमारे पास इस वक्त 25,000 बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स। एंड हमारे जितने भी डिसिप्लिन्स हैं दे आर ऑल प्रोफेशनल डिसिप्लिन्स। ज़्यादातर सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहाँ पे हमारा फोकस रहता है, जो एजुकेशन हम बच्चे को यहाँ दें। पर जो मैं आपको बता रहा था ऑब्जेक्टिव, ये शुरू तो इस ऑब्जेक्टिव से हुआ था कि बच्चा यूपी छोड़ के ना जाए पढ़ाई के लिए, पर आज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चा यूपी छोड़ के ना जाए एम्प्लॉयबिलिटी के लिए भी। वो जो यूपी बढ़ रहा है आगे, उसमें यहीं पे रह के उसको ऐसी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले कि वो यहाँ पे रह के जॉब कर सके, अपने इस बढ़ते हुए यूपी में अपना योगदान दे सके, और जैसे उसको अपना घर कभी छोड़ना ना पड़े। अभी आपसे भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारी जो बात हो रही थी कि मैं भी आज लखनऊ में हूँ और यहाँ से बहुत सारे स्टेट्स देखता हूँ, तो ये शायद इस बात का सबूत है कि कितना पोटेंशियल है हमारे लखनऊ में। बिल्कुल।
और जिस तरीके से लखनऊ बढ़ भी रहा है जब से SCRA हुआ है, आई थिंक बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जिस तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट काम कर रही है, हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी इंडिया में हैं महाराष्ट्र तमिलनाडु के बाद, और शायद सेकंड हो जाएंगे 1 साल के अंदर ही, या हो गए हों। तो डेटा मैं अपडेट नहीं हूँ इतना डेटा से, बट आपकी बात बिल्कुल सच है कि एम्प्लॉयमेंट के लिए भी अब इस समय यूपी इज़ द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन। और हम भी उसी में अपने बच्चों को इनेबल करना चाहते हैं कि उनको उत्तर प्रदेश छोड़ के बाहर जाने की ज़रूरत ना हो। इससे लगातार हम गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करते हैं। जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं AI में, उनने इतने सारे लगातार इतने सारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, समिट्स हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। आप मानेंगे नहीं कि जो हमारी डिपार्टमेंट है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, वो कंटिन्यूसली हमारे यूनिवर्सिटीज़ से टच में रहती है और प्रोग्राम्स कराना चाहती है। वो हमें फोर्स करते हैं कि भाई आप लोग आगे आके काम करिए। आप लोग को अब वो समय नहीं है कि आप यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको लीड करना चाहिए और कम इन फ्रंट। और हमें इतनी खुशी होती है कि आज एक ऐसी गवर्नमेंट है जो चाह रही है कि यूनिवर्सिटीज़ जो ये पूरा AI रेवोल्यूशन आ रहा है इसको लीड करे, और उसमें हम भी काफ़ी आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। हम अपने यहाँ एक AI रिसोर्स सेंटर प्लान कर रहे हैं जो लखनऊ का पहले AI रिसोर्स सेंटर होगा। हमने अभी HCL के साथ टाई अप करा है। लखनऊ में HCL का बहुत बड़ा सेटअप है। ग्रेट न्यूज़ जी। तो हम उनके साथ टाई अप करा है कि कैसे हम अपने बच्चों को रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दे सकें। हमारा IBM के साथ टाई अप हुआ है अभी रिसेंटली विद रिस्पेक्ट टू AI एंड मशीन लर्निंग। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस AI रेवोल्यूशन में हम भी जो हमारी सरकार मेहनत कर रही है उसमें अपनी भागीदारी दे सकते हैं। एंड गवर्नमेंट हैज आल्सो डिक्लेयर्ड लखनऊ विल बी एन AI हब। एब्सोल्युटली। सो बिल्कुल ये सिंक इन कर रहे हैं आपके जो प्लान्स हैं, इनफैक्ट जो विजन है यूपी का। ये बताइए, एक लेगेसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक शॉर्टकमिंग भी होती है कि बहुत ज़्यादा पुराने रीति रिवाजों से या कल्चर से आप कह सकते हैं जुड़ी रहती है। तो वो जो ट्रांजिशन हो रहा है एक लेगेसी कल्चर से मॉडर्नाइजेशन की तरफ, और आप बीइंग अ मिलेनियल कैसे उसको लीड कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है, जैसे मैंने बोला, लेगेसी माने वैल्यूज़। यस। तो हम BBD कुछ कोर वैल्यूज़ पे स्थापित हुआ, जिसमें से ट्रस्ट है, कमिटमेंट है, क्वालिटी है, ऑनेस्टी है। और इन वैल्यूज़ को अगर किसी भी लेगेसी को आपको आगे लेके जाना है तो आपको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। yes. तो जैसे चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट कहते हैं, उसी प्रकार से हमें उन वैल्यूज़ को अगर आगे लेके जाना है तो हमें चेंज होना पड़ेगा। मेरे ग्रैंडफादर ने वो वैल्यूज़ मेरे फादर को पास ऑन करी, मेरे फादर ने वो वैल्यूज़ मुझे पास ऑन करी, और आज मेरा भी यही फोकस है कि किस प्रकार से मैं अपने BBD को और ऐसा और बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊं कि ये मेरे भी आने वाली कई जनरेशन्स तक वो वैल्यूज़ पास ऑन कर हो सकें। ग्रेट टू नो दैट। आपके बारे में मुझे पता लगा है कि आप बैडमिंटन में खुद भी नेशनल्स खेल चुके हैं। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, आप प्रेसिडेंट हैं यूपी ओलंपिक एसोसिएशन के, आप प्रेसिडेंट हैं यूपी बैडमिंटन एसोसिएशन के। आपके फादर ने इस शहर में ऐसी संस्थान बिल्ड किए हैं स्पोर्ट्स में जो बहुत सारी प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं। इनफैक्ट सारे इंटरनेशनल स्टार्स भी यहाँ आके खेलते हैं, चैम्पियनशिप्स भी कराई। इतनी बड़ी लेगेसी और आपका पर्सनल पैशन भी है स्पोर्ट्स, इसके बारे में कुछ नज़र डालिए, बताइए कुछ हमें। जी, हमारा परिवार लगातार स्पोर्ट्स के लिए काम करता है यूपी में और इंडिया में। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। स्पोर्ट्स सिर्फ एक फिजिकल रहने के लिए या एक एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं है, ये आपको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट में बहुत मदद करता है। आपका पूरा नेचर बदलता है, आपका एक आउटलुक बदलता है। एंड सबसे बड़ी बात है कि स्पोर्ट्स आपको एक पॉजिटिव आउटलुक देता है कि चाहे आप मैच हार भी जाएं तो आप फिर भी पूरे जोश से फिर मेहनत करते हैं और अगली बार मैच जीत के आते हैं। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जो स्पोर्ट्स से मिलता है वो किसी और चीज़ से नहीं मिल सकता। इसी वजह से हम स्पोर्ट्स में लगातार काम करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश में BBD बैडमिंटन एकेडमी की स्थापना करी, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे प्रीमियर बैडमिंटन एकेडमी है। हमारे यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे खुद का एक BCCI अप्रूव्ड क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ पे रणजी मैचेस होते थे लगातार। आज भी हम यही कोशिश कर रहे हैं एज बैडमिंटन एसोसिएशन प्रेसिडेंट यूपी एंड यूपी ओलंपिक एसोसिएशन की, कैसे मैं यंग टैलेंट को वो अपॉर्चुनिटीज़ दे पाऊँ जिसके वो हकदार हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम रूरल एरियाज़ में जाके, हमें लगता है कि बच्चे में पोटेंशियल है
तो हम उसको कोशिश करते हैं अपने सेंटर्स में लाने के लिए, जैसा लखनऊ सेंटर हो गया कि वहाँ पे हम उसका और ग्रूमिंग इन कर कराते सकें, हैं, ग्रूमिंग कर सकते हैं और फिर हम उनको प्रोफेशनली कोच करते हैं। आज हमारे पास इंटरनेशनल कोचेस भी हैं लखनऊ में जो हमारे बच्चों को बैडमिंटन सिखा रहे हैं। तो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि लखनऊ को एक बैडमिंटन हब के रूप में। तो जैसे आपके फादर ने एफर्ट किया और सारे इंटरनेशनल स्टार्स यहाँ बैडमिंटन में आते हैं और अभी भी खेलते हैं, आपका क्या ड्रीम है कि क्या ऐसा करें और स्पोर्ट्स में आगे, क्योंकि ये आपका पैशन भी है जी। और जैसा आपने कहा कि लाइफस्टाइल में अगर एक्सपोजर स्पोर्ट्स का है तो आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं। तो क्या और सोचना है, क्या ड्रीम है आपका? हम लगातार लखनऊ में सैयद मोदी इंटरनेशनल चैम्पियनशिप करते हैं जिसमें सारे लगभग 30 देशों से प्लेयर्स यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा गोल है कि हम उस सैयद मोदी को और बड़ी चैम्पियनशिप बनाएं। अभी ये सैयद मोदी 300 है, हम इसको चाह रहे हैं कि सैयद मोदी 500 करें। तो हम उसमें पूरी मेहनत कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट हमारा जो रहता है वो गवर्नमेंट का रहता है, माननीय मुख्यमंत्री जी का रहता है। वो खुद स्पोर्ट्स को आज बहुत प्रमोट कर रहे हैं। उनने बैडमिंटन को एज अ स्टेट स्पोर्ट अडॉप्ट करा है, जिसकी वजह से बैडमिंटन को काफ़ी प्रमोशन मिला है। साथ ही साथ आपको जानकर खुशी होगी कि जो उत्तर प्रदेश के स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं सुहास एलवाई जी, वो खुद में अपने आप में एक बैडमिंटन खिलाड़ी और एक ओलंपियन है। उनने ओलंपिक में पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता और वो भी हमारी बीबीडी बैडमिंटन एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं। तो एक जो पूरा इकोसिस्टम है आज की डेट में यूपी में, जहाँ पे आपके स्टेट के मुखिया हैं जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, आपके स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हैं जो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, और हम जैसे लोग जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जो स्पोर्ट्स प्रमोट करना चाहते हैं। तो मेरे को पूरा यकीन है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट्स बहुत अच्छा होगा। साथ ही हम भी कुछ ओलंपियंस देंगे आगे, और हम भी खूब कुछ ओलंपियंस देंगे और उसी में पूरी कोशिश है। साथ ही मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम एक बैडमिंटन लीग की स्थापना करें, जिसमें हमारा काम चल रहा है। तो मेरा मानना है कि इस साल नहीं तो मैक्सिमम नेक्स्ट ईयर तक हम एक उत्तर प्रदेश स्टेट बैडमिंटन लीग ऑर्गेनाइज करके स्टार्ट करेंगे। तो उससे हमारे बच्चों को काफ़ी एक्सपीरियंस मिलता है दूसरे प्लेयर्स को देखकर, जो दूसरे पूरे भारत से प्लेयर्स आएंगे लीग में खेलने के लिए। उससे जो एक एक्सपोजर मिलता है उनको कि कैसे टॉप खिलाड़ी, किस तरीके से उसका डिसिप्लिन है, किस तरीके से प्रैक्टिस करता है, उसका क्या शेड्यूल रहता है, उसको उससे बेटर इंस्पिरेशन किसी के लिए कुछ और नहीं हो सकता। आई थिंक 24 करोड़ जनसंख्या वाले प्रदेश के लिए जिस तरीके की फैसिलिटीज़ और सोच यहाँ पे लखनऊ में क्रिएट की गई है, आई थिंक वो बहुत बड़ा एक्सपोजर है हमारे प्रदेश के बच्चों के लिए। और बहुत अच्छे प्लान्स है आपके। विश यू ऑल द लक इन दोज प्लान्स फॉर स्पोर्ट्स। आई एम पर्सनली इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स क्योंकि मेरे फादर भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ओलंपिक्स और 2 एशियन गेम्स वॉलीबॉल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। वह इलाहाबाद के रहने वाले हैं। सो दैट इज़ वाई माई इंटरेस्ट वॉज मोर टूवर्ड्स स्पोर्ट्स। देखिए, हम ये जो सीरीज़ करते हैं इसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स और जिन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, लेगेसी बिल्ड की, आप भी इस लेगेसी से आते हैं और आप इस चीज़ को और आगे ले गए हैं। पिछले 9 साल में आपने बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस की है। इसके पीछे कुछ बड़े इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग, वैल्यूज़ की आपने पहले बात कही। इसके साथ ही कि आपने 9 साल से इस बिज़नेस को और आगे बढ़ाया और एक नए मुकाम तक लाए। हर आदमी की एक लीडरशिप ट्रेट्स होती हैं, एक लीडरशिप स्टाइल होती है, एक डिसीजन मेकिंग स्टाइल होती है, कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। आपको क्या लगता है जो हमारे दर्शक हैं और जो अपना बिजनेस बिल्डअप करना चाह रहे हैं या उसमें प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं, उनके लिए वो जानना चाहेंगे कि आपकी लीडरशिप स्टाइल क्या है, कैसे आप इंक्लूसिविटी लाते हैं अपनी लीडरशिप स्टाइल में? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जब बिज़नेस ज्वाइन करा था, हमारा ऑलरेडी एक बिज़नेस चल रहा था और मेरी ज्वाइनिंग अपने बिज़नेस में कोई बड़ी प्लान्ड या सेरेमोनियल ज्वाइनिंग नहीं थी कि अब मेरा कि आज से विराज बिजनेस में इस पर्टिकुलर रोल पे आएंगे और इस पर्टिकुलर कोई हैंड होल्डिंग भी नहीं थी, क्योंकि मेरी एक अचानक ज्वाइनिंग थी अपने बिजनेस में और सडनली पूरे बिजनेस का भार मेरे पे आया, मेरे और मेरे माता जी पे। तो जो मैंने चीज़ सीखी अपने इस एक्सपीरियंस में, वो सबसे पहले तो ये है कि यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। मतलब मेरा मानना है कि 90% प्रॉब्लम्स और 90% प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दोनों ही आप ही की टीम आपको दे देगी। आपका बस आपको धैर्य रखना है और आपको उनकी बात सुननी है पेशेंटली और उस पे फोकस रहना है कि अगर उनने आपको कोई प्रॉब्लम बताई है तो आपको उस पर फोकस भी रहना चाहिए कि भाई उस पर आगे हुआ क्या।
बस सुन के उनने सोल्यूशन दे दिया और बात खत्म नहीं हुई। आपका ये भी काम है एज अ लीडर कि आप उससे फोकस रहें और उसको कंटिन्यूअसली परस्यू करें। So why, how, Why, that how? is very जी, important. Yeah. जी। तो मेरा फोकस इस पे रहता है कि मैं उनकी बात सुनूं, अपने सारे जितने भी हमारे फेलो कलीग्स हैं। साथ ही साथ मेरा मानना है कि बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, जो चीज़ मैंने स्पोर्ट्स से सीखी कि डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जी। आपको हर दिन आके मेहनत करनी है, हर दिन आपको काम करना है, तब जाके आपको एक रिजल्ट मिलेगा। अगर मैं ये सोचूं कि भाई 1 महीने मैंने मेहनत करी, 1 हफ्ते मैंने मेहनत करी और मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा, वो नहीं हो सकता। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर मैं पूरी मेहनत करके अपनी 100% देता हूँ वहाँ पे और लगातार काम करता रहता हूँ, तो डेफिनेटली मुझे रिजल्ट मिलेगा। और इसको मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव So करता आप हूँ। बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड हैं। कोशिश करता हूँ प्रोसेस ओरिएंटेड होना, अच्छा। बट प्रोसेस से ज़्यादा मैं मानूंगा कि मैं थोड़ा डिसिप्लिन ओरिएंटेड हूँ कि मैं अपना, मेरे को रोज़ काम करना है तो मैं रोज़ करूँगा, चाहे मैं दुनिया के किसी भी कोने पे हूँ, मैं कहीं पे भी हूँ, चाहे हॉलीडे हो कुछ हो। मैं अपना जो मेरे सेट चीज़ें हैं कि मेरे को अगर 3 जनों से 4 जनों से आज बात करनी है तो मैं करता ही हूँ, उस चीज़ को मैं सबसे ऊपर रखता So हूँ। good listener, जी, discipline, यस, process oriented. जी। अब आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग पे। सो यू थिंक यू आर अ फास्ट डिसीजन मेकर और आप टाइम लेते हैं प्रोसेस के हिसाब से? जब मैं डिसीजन लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि जिन लोगों के लिए मैं डिसीजन ले रहा हूँ, अगर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जी। डिसीजन ले रहा हूँ, तो मैं उन लोगों की बात भी एक बार सुनूं कि उनका क्या उस डिसीजन को लेके मानना है। मेरा डिसीजन एक डिस्कशन लेड डिसीजन होता है Oh. रादर देन एक सोल कि मैंने खुद ही डिसीजन लिया। बट हाँ, कई बार ऐसे डिसीजंस होते हैं जो आपको अकेले भी लेने पड़ते हैं, जी। तो वो थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ। बट फिर ये भी है कि जो एक बार आपने डिसीजन ले लिया, यू शुड स्टिक टू योर डिसीजन। वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। बैकिंग अप योर जी। ओन डिसीजन। Yes. या नो, वेरी वेल सेड। आई थिंक जो आपने बोला कि जो कुछ डिसीजंस अकेले लेने पड़ते हैं वो भी इतने इम्पॉर्टेंट हैं, और इंक्लूसिविटी भी आप लाते हैं जब आप किसी डिपार्टमेंट या किसी बिजनेस के बारे में जी। डिस्कशन करते हैं, उनसे फिर डिसीजन लेते हैं। कोई ऐसा टफेस्ट मोमेंट अभी तक पिछले 9 साल में जब से आप बिजनेस देख रहे हैं, और अल्टीमेटली फिर उसमें क्या हुआ, शेयर करना चाहेंगे? जी, टफ डिसीजंस तो बहुत लिए, बट आई थिंक सबसे टफ डिसीजन जो मैंने, वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजन जो मुझे लगा मैंने लिया, वो मेरे फादर एक लखनऊ में एक नया होटल स्थापित करना चाहते थे, एक 5 स्टार होटल। तो बहुत टाइम तक उनके जाने के बाद मैं उस डिसीजन पे सोचता रहा। उस ज़माने में उस वक्त कोविड भी आ गया था, जी। 2020 से कोविड आ गया, तो थोड़ा ओवरऑल इंडस्ट्री भी ऐसी थी कि फाइनेंशियली भी सबको दिक्कतें आ रही थी। तो पर वो मेरे फादर का एक कह सकते हैं कि उनका बड़े मन से उनने वो प्रोजेक्ट प्लान करा था, तो उस प्रोजेक्ट को लेके मैं बड़ा दुविधा में था। फिर मैंने फाइनली पर वो डिसीजन लेना कि नहीं, अब हम उस प्रोजेक्ट के साथ गो हेड नहीं करेंगे, और अपने पूरे ग्रुप को समझाना कि क्यों हम उस डिसीजन को के साथ नहीं जाना चाहिए। उनने जो सोच से लिया था उसको हम करेंगे, उनके उस सपने को पूरा करेंगे, पर आज नहीं करेंगे। आज से हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद करेंगे, और उससे बेहतर और उससे दुगने तरीके से करेंगे। वो डिसीजन मेरा बहुत टफ डिसीजन था मेरे लिए, बट मुझे आज अगर मैं देखता हूँ कोविड का वो 2020 का टाइम, तो मुझे लगता है कि मेरे ग्रुप के लिए और जहाँ पे हम आज हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस था जो मैंने लिया। अगर मैंने शायद वो डिसीजन लिया होता तो हम एक सारे होटल्स लगा 2020 के बाद 21, 20, 22 तक होटल इंडस्ट्री उठ नहीं पाई, तो वो हमें काफ़ी पीछे ले जाता। तो ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं जो टफ डिसीजंस होते हैं, पर वो आपको खुद लेने पड़ते हैं, और आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ता है। सिर्फ 3 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, पर एक 10 साल का विजन लेके चलना पड़ता है उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, और वो दिखाता है कि एज अ लीडर हाउ यू कैन टेक टफ स्टैंड्स ऑल्सो। ये जो एजुकेशन इकोसिस्टम, अभी हमने बात एआई की भी की थी, और यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे आपके एजुकेशन डिसिप्लिन्स हैं, ये अभी इकोसिस्टम आपको कैसा लग रहा है? और उसमें कोई गैप है अभी जो एम्प्लॉयर को चाहिए और जो हम पढ़ा रहे हैं उसके बीच में? बिकॉज बीइंग अ एजुकेशनिस्ट ऑल्सो, इसका कोई पर्सपेक्टिव है आपके दिमाग में? जी, जैसे मैंने कहा, सबसे पहले तो इकोसिस्टम, इस वक्त गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस है कि किस तरीके से हम एजुकेशन को मॉडर्नाइज करें। बट हिंदुस्तान, हमारे इंडिया में जो सबसे बड़ी एजुकेशन का प्रॉब्लम है
वो है कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन एम्प्लॉयबिलिटी एंड व्हाट वी आर टीचिंग। यस यस तो एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी का जो गैप है, जो स्किल का गैप है, यस उस गैप को भरना बहुत ज़रूरी है। और आज जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, आपको हर साल नहीं, हर कुछ महीनों में नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और हमारे यहाँ कोर्स को चेंज करने में सालों लग जाते हैं। आपको बहुत लंबा प्रोसेस है कि किस प्रकार से कोर्स चेंज हो, चाहे वो बेसिक एजुकेशन में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, चाहे प्रोफेशनल एजुकेशन में हो। तो इसको समझना और इसको सही डायरेक्शन में लाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें स्किलफुल ग्रेजुएट्स को प्रिपेयर करना है। जी, वरना वो जो गैप है वो गैप बढ़ता ही जाएगा। और आज भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो एजुकेटेड तो हैं, बट उनको एम्प्लॉयबिलिटी नहीं हो ट्रू, रही। वो हमारी बिगेस्ट प्रॉब्लम भी है। बिगेस्ट प्रॉब्लम भी हो रही है कि एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारे वो यहाँ हो आपने रही है। स्किल की जो बात कही, एक्चुअली स्किल ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा स्किल पे गवर्नमेंट भी काफ़ी फोकस कर रही है, बट स्किल पे हमें ये भी जानना है कि वो कौन से स्किल्स हैं जो आज की इंडस्ट्री को चाहिए। वो इंडस्ट्री ड्रिवन स्किल लानी पड़ेगी, लर्निंग होनी पड़ेगी। जी, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? स्पोर्ट्स तो हमें पता है, इसके अलावा क्या है? मुझे ट्रैवल बहुत पसंद है। ट्रैवल, मेरे को ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है, पर्टिकुलरली बीच एरियाज पे जाना बहुत पसंद ओके, है। सो यू लव सीज। आई लव सीज जी। और मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। फेवरेट क्या है म्यूजिक में? मुझे हमारे पुराने हिंदी म्यूज़िक काफ़ी पसंद है, रेट्रो। रेट्रो भी और अकूस्टिक भी। ओके, तो बाकी मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा लगता है। अभी मेरा एक 3 साल का बेटा है, तो अभी जल्दी मैं फादर बनाऊँ। 3 साल तो मेरे को समय कम मिलता है, तो बाकी ऑफिस के बाद और बाकी चीज़ों से जब टाइम मिलता है तो बस मन करता है कि उसके पास जाऊँ और अपने आप, आई थिंक सुपर, आई थिंक दैट इज द बेस्ट क्वालिटी टाइम एनीवन कैन हैव। होता है जी। यस, सो जैसे घूमने आप जाते हैं तो विच कंट्री डू यू लाइक और विच प्लेस डू यू लाइक? बीचेस तो हैं, बट विच प्लेस डू यू लाइक द बेस्ट वन? मुझे तो अपने इंडिया में घूमना बहुत अच्छा लगता है। ओह, मुझे लगता है कि बड़ा कन्वीनियंट भी है, इजी भी है, और आप बड़ी ब्रेक्स तो हम लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो 2-3 दिन की छोटी ब्रेक के लिए बड़ा अच्छा लगता है। गोवा इज़, मुझे जाना बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ा पीसफुल है अगर आप साउथ गोवा साइड जाएं। तो जब बात लखनऊ की हो तो खाने की बात ज़रूर होती है, तो खाने में आपको क्या पसंद है? और लखनऊ खाने के लिए गैस्ट्रोनॉमी में सेकंड सिटी हुआ है इंडिया में, तो इसके बारे में कुछ बताइए, और आपको क्या पसंद है ये बताइए। जी, हम अभी ट्रैवल की बात कर रहे थे, तो मेरा ये मानना है कि लखनऊ अपने आप में एक टूरिज़्म हब की तरह हमें लखनऊ को प्रमोट करना चाहिए। लखनऊ में खाना, जैसे आपने बोला, खाने की तरह गैस्ट्रोनॉमी सिटी बना है UN द्वारा। साथ ही साथ यहाँ पे कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है हमारे शहर का। यहाँ पे अच्छे मोनूमेंट्स हैं, हिस्ट्री है शहर की, कनेक्टिविटी। आज पूरा शहर चाहे एयरपोर्ट के माध्यम से हो, ट्रेन माध्यम से हो, या रोड के माध्यम से, पूरे देश से विदेश से जुड़ा हुआ है। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से लखनऊ में एक बहुत सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का माहौल है। तो जो दिक्कतें या लोगों को जो परेशानियां होती थी वो अब ख़त्म हो गई हैं। लखनऊ में एंटरटेनमेंट का पूरा एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम हो, बैडमिंटन एकेडमी हो, या नाइट लाइफ हो। हर प्रकार से लखनऊ अपने आप में एक बहुत मजबूत सिटी है टूरिज़्म के दायरे से, और मैरिज टूरिज़्म के दायरे से भी। जैसे राजस्थान में आजकल लोग जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, मेरा मानना है लखनऊ उसके लिए भी हमारे बगल में सिर्फ 1.5 घंटा दूर अयोध्या है, राम जी की भूमि है। तो लखनऊ से बेहतर आज की डेट में भारत में कोई और जगह नहीं है जिसको हम टूरिज़्म की तरह प्रमोट कर सकते हैं, विच इज़ अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग। और खाने पे अगर मैं आऊँ तो खाने में मुझे सब पसंद है। खाना मेरा बहुत शौकीन हूँ मैं खाने का। चाहे वो शुक्ला जी की चाट हो, हमारे लखनऊ के शुक्ला जी बहुत मशहूर हैं, तो उनकी चाट हम बचपन से खाते आए हैं, और आज भी अगर मेरे को मौका लगता है तो सबसे पहले मैं वहीं जाता हूँ और क्या बात है, उनकी चाट खाना पसंद करता हूँ। कुछ रैपिड फायर सवाल हैं। जी बिल्कुल। अगर आप BBD ग्रुप ना देख रहे होते तो क्या करते? मेरे ख्याल से मैं स्पोर्ट्स में होता, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वही कर रहा होता, भले ही किसी भी लेवल पे करता, बट स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ होता। क्या बात है। एक मेंटर या ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी सोच पर असर किया हो या बदली हो? मेरे फादर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता जी,
बचपन से उन्हीं से मैंने सीखा, उन्हीं ने मेरे को वैल्यूज़ दी, उन्हीं ने मुझे सिखाया कि क्या काम करना है, कैसे। हमारे घर पे हमेशा से ये फोकस रहा है कि कैसे अल्टीमेटली हम जो भी करें, चाहे हमारा बिजनेस हो, पर हमें किसी प्रकार से हमारे लखनऊ की सेवा करनी है, अपनी जनता की सेवा करनी है। योर फादर वॉज अ लेजेंड। एक हैबिट जो हर लीडर में होनी चाहिए? मेरे हिसाब से आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, चाहे कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो, कितनी ख़राब सिचुएशन हो। कभी आपकी वजह से हो सकता है कि आपके खुद के ऑर्गेनाइजेशन में कोई मुश्किल आई हो, कभी ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट एंड पे कोई प्रॉब्लम हो, कभी माहौल ही ख़राब हो सकता है जैसे कोविड में हुआ। बट बेस लाइन ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप अपने आप ही आधी जंग तो वहीं हार गए, और अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप आधी नहीं पूरी जंग जीत चुके हैं, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए आप उसके आगे आ ही जाएंगे। और मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, मल्टीपल बार एक्सपीरियंस करा है। जब मेरे फादर, हम पॉजिटिव थे इसलिए हम यहाँ पर हैं, चाहे वो उस टाइम पे हो, चाहे कोविड हो। आज भी ग्लोबली एक ऐसा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, बट हम सबको पॉजिटिव रहना जी। और अगर हम पॉजिटिव रहेंगे यकीनन हम सब उससे कई बेहतर करेंगे। एक डिसीजन जो आप अपने यंगर सेल्फ को बदलने के लिए करते? मैं अपने यंगर सेल्फ को बोलता, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो ज़्यादा और मस्ती कम करो, और थोड़ा डिसिप्लिन उस ज़माने में अगर होता, और ज़्यादा डिसिप्लिन होता, तो मेरा मानना है कि थोड़ा और बेटर होता मैं। और रीडिंग की हैबिट मैंने समझी जब मैं काम देखना शुरू करा। जब मैं कॉलेज में था या जब मैं स्कूल में था तब मैं उतनी रीडिंग नहीं करता था, बट अगर एक यंगर सेल्फ को, और मैं सारे यंगस्टर्स को बोलूँगा और मैं अपने कॉलेज में भी बोलता हूँ कि रीडिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। मतलब एक रीडिंग एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप अपने में कर रहे हैं, जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसकी तरह है कि आपको आज नहीं पता चलेगा उसका क्या रिटर्न है, बट जब वो कंपाउंड होके वो रिटर्न मिलेगा आपको रीडिंग का, जब आप 30 साल के होंगे, 35 साल के होंगे, वो मैच नहीं कर सकते किसी और चीज़ से। ग्रेट। बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपके साथ ये बातचीत का। एक आखिरी सवाल, जितने भी आपके बिजनेसेस हैं उसमें आप किस बिजनेस को अगले 5-10 सालों में बहुत आगे जाता देख रहे हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो हमारे बिजनेसेस, हम एजुकेशन में हमारी बीबीडी यूनिवर्सिटी है, हमारे कॉलेजेस हैं लखनऊ में, हमारा कॉलेज है दिल्ली में, अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। हमने अभी नया एक स्कूल स्टार्ट करा, अखिलेश दास गुप्ता स्कूल लखनऊ में। हम रियल एस्टेट में हैं, हमारा विराज कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड है। हम बीबीडी ग्रीन सिटी बना रहे हैं जो 317 एकड़ में फैली हुई टाउनशिप है लखनऊ में। हम हॉस्पिटैलिटी में हैं, हमारा होटल है लखनऊ में, और हम ऑटोमोबाइल में, हम फोक्सवैगन के डीलर्स हैं लखनऊ और गोरखपुर के लिए। जो बिज़नेस जिस पे मेरा फोकस है वो है एजुकेशन और रियल एस्टेट। एजुकेशन में हम लगातार बीबीडी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, नए कोर्सेज ऐड कर रहे हैं। इस साल हमने एग्रीकल्चर का कोर्स ऐड करा है। आने वाले समय में हम पूरा एक AI सेंटर बनाने जा रहे हैं जो अपने आप में एक बहुत हाईटेक, और लखनऊ के लिए, यूपी के लिए एक नया सेंटर बन के उभरेगा। 6 से 7 नए ब्रांचेज उस स्कूल के खोलें और हम उसको एक प्रीमियर स्कूल की तरह बना रहे हैं और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट पे फोकस करें। किताबी ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें होलिस्टिक ज्ञान देना अपने बच्चों को, जहाँ पे वो खुद जाके एक्सपीरियंसेस करें उस छोटे से उम्र से। साथ रियल एस्टेट में हमारा फोकस है कि किस प्रकार से हम ग्रीन लिविंग पे फोकस कर रहे हैं। हमारी टाउनशिप बना रहे हैं बीबीडी ग्रीन सिटी, जो हम चाहते हैं कि कैसे आदमी इन्वायरमेंट से जुड़ के रहे, उसका जो घर हो वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ हो। तो हमारा पूरा फोकस ग्रीन एंड हेल्दी लिविंग पे। आज हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पानी में भी इम्प्योरिटीज़ हैं, खाना आदमी खाता है उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। तो जो हमारा फोकस है टाउनशिप का वो पूरा ग्रीन लिविंग पे, हेल्दी लिविंग पे, और हम चाहते हैं धीरे धीरे हम उस टाउनशिप को और जगह भी रेप्लिकेट करें, जैसे हम आदमी की सिर्फ उसको रहने का सुकून ना हो, बट उसकी एक्चुअली उसकी लाइफस्टाइल हेल्दी और उसकी लाइफ बढ़े, कुछ साल हम उसकी लाइफ में ऐड कर सकें। और सबसे ज़्यादा समय आदमी घर पे बिताता है, तो हमारा फोकस ग्रीन लिविंग पे। सो इकोसिस्टम, चाहे वो ह्यूमन बीइंग लिविंग का हो और चाहे स्टूडेंट्स का हो, जी, उस पर काम किया जा रहा है। जी, बात करके आपसे बहुत खुशी हुई और बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि आप लखनऊ के बाशिंदे हैं और इतनी तरक्की कर रहे हैं, और हिंदुस्तान की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर।
और फिर मिलेंगे, और हमारी हिंदुस्तान ग्रुप की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Viraj ji, Thank you for thank having you me so here. It much. was a great honor for me, and thank you.